नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN के हब में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। और इसमें आज का जो आपका चैप्टर टॉपिक होगा वो होगा अरब आक्रमण। और इसी कड़ी में अरब आक्रमण में आप जानेंगे कि किस तरह से इस भूभाग पर या कहें कि पृथ्वी पर इस्लाम का जन्म होता है और एक ऐसा शासक जिसको आप इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से भारत पर आक्रमण करेगा और किसके नेतृत्व में करेगा, किसके आदेश पर करेगा। इसमें मध्य प्रदेश का कितना इंटरफेयर होगा, इसमें मध्य प्रदेश कैसे कनेक्ट होगा, यह भी आपके लिए जानना दिलचस्प होने वाला है। आज इतिहास में आपने यह जरूर पढ़ा है कि 712 देवल पर अटैक होगा, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा हिंदू वंशी राजा दाहिर पे। क्या आप ये जानते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो कुछ अलग से पूछा जाएगा कि इस्लाम का जन्म कौन से प्रायद्वीप में होता है। सबसे पहले अगर पृष्ठभूमि की अगर बात करें हम यहां पर, तो इस्लाम का जो जन्म है एशिया के प्रायद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में होता है। एक पृष्ठभूमि को समझना बड़ा आवश्यक है आप लोगों के लिए इस वक्त। एशिया, अब एशिया एक बड़ा भूभाग है। एशिया महाद्वीप के कहां पर, तो पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में। अब एशिया के पश्चिम में जन्म होता है इस्लाम का। इस्लाम के जन्म से पहले अगर हम भारत की बात करें तो अरब शासकों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे। अरब में इस्लाम का प्रचार के बाद भी अनेक व्यापारी भारत आते रहे हैं। पश्चिमी समुद्र तट मालाबार तक आते थे। मालाबार याद रखना है आपको, कहां तक व्यापार करते थे ये, मालाबार तक। यानी कि पश्चिमी तट जो मालाबार है इस द्वीप तक ही आते थे। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हुए पैगंबर मोहम्मद साहब हुए। साहब ने अरबों में या कहे कि अरबों को संगठित किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि अरबों को संगठित किसने किया था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में इनको खड़ा कर दिया। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को यानी कि अपने जो फॉलोअर हैं उनको इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए प्रेरित किया और परिणाम यह हुआ कि इस्लाम उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने लगा। इस्लाम की प्रथम पृष्ठभूमि कहां पर बनती है वो जरूर जाने आप। उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और तीसरा बनता है आपका यूरोप। इन तीन भूभागों पर इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू होता है। अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी वो जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि जब अरब के आक्रमण हो रहे थे तो उस समय भारत की स्थिति क्या रही थी। अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए, आप ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, मैं जानता हूँ बखूबी कि आपने मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है और आपके लिए सबसे पहले शुरू जो चैप्टर होता है वो यही होता है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, बट उसकी पृष्ठभूमि कौन पढ़ेगा। अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति, ये एक संक्षिप्त होगा, इसको समझिए। हेडिंग आप लगा सकते हैं, अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति। अब स्थिति नहीं भी लिखो तो चलेगा, आप नोट कर लीजिएगा। जिस समय इस्लाम का प्रचार प्रसार या उसके फॉलोअर, उसके जो अनुयायी थे वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पश्चिम अगर भारत की बात करें, पश्चिम उत्तर भारत की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर में आप देखिए पंजाब और राजपूतों के अनेक छोटे छोटे राज्य थे। अब पश्चिम उत्तर वाला कौन सा पार्ट होगा भारत का, यहां पर देखिए, इस वक्त का इंडिया का मैप बनाएंगे हम। यहां पर देखिए आप पंजाब और ये राजपूताना, राजपूताना यानी कि राजस्थान। अब ये पार्ट कौन सा हो गया आपका, पश्चिम उत्तर वाला पार्ट हो गया आपका ये, ठीक है। कौन सा पार्ट हो गया ये, पश्चिम उत्तर वाला पार्ट हो गया।
तो यहाँ पर राजपूत छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे। सिंध में राजा दाहिर का शासन था, सिंध यहाँ पर पड़ता है जिस पर अटैक करेगा। अब सिंध प्रांत में कौन था? दाहिर, दाहिर रूल कर रहा था यहाँ पर। इसके बाद देखिए यह एक अयोग्य और अलोकप्रिय शासक था। ये अजमेर में चौहानों की राज सत्ता थी। राजस्थान वाले पार्ट में अगर देखें तो यहां पर अजमेर कौन सा राजवंश रूल कर रहा है? यहां पर चौहान डायनेस्टी, ठीक है। और दिल्ली में तोमर थे इस समय, याद रखना जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा उस समय दिल्ली में कौन सा था? तो तोमर थे। यहां पर तोमर वंश का रूल था। गुजरात में अगर बात करें, गुजरात काठियावाड़ में तो चालुक्य था यहां पर। अब गुजरात में लिख सकते हैं आप काठियावाड़, और यहां पर कौन था? चालुक्य राजवंश रूल कर रहा था यहां पर। ये सब राजपूतों के अधीन थे। मालवा में किसकी राज सत्ता थी इस समय? भाई मालवा में राज सत्ता थी परमारों की। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश वाला पार्ट, यहां पर कौन रूल कर रहे हैं? यहां पर परमार इस वक्त, ठीक है। बुंदेलखंड की अगर बात करें मध्य प्रदेश वाले पार्ट पर, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड पर किसका रूल था? देखिए बुंदेलखंड पे चंदेलों का आधिपत्य था यहां पर, चंदेल राजवंश। और बंगाल में कौन थे इस वक्त? अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल का यहां लिख लेते हैं। तो बंगाल में इस वक्त सेन और पाल वंश था, सेन और पाल वंश। तो अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में, साम्राज्यों में बटा हुआ था। हर एक राजा अपनी राज सत्ता को काबिज करने के लिए एक दूसरे पर अटैक करते थे। परिणाम यह हुआ किसी का बेनिफिट उठाते हुए मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा और अपने इस मिशन में वो सक्सेस हो जाएगा। अब बारी आती है मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने की, बट उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम से पहले और भी कोई आक्रमणकर्ता भारत पर आक्रमण करने के लिए उतारू थे। उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किए। क्या आप जानते हैं कि अरबों के प्रथम आक्रमण अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी में प्रश्न होगा मोहम्मद बिन कासिम से पहले कहां कहां हुए, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्योंकि आपकी जो कॉपी किताब है, विकिपीडिया का जो डाटा है और गूगल का डाटा है, या कहे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या फेसबुक एक लाइब्रेरी जो है, उस लाइब्रेरी में आपको ये डाटा परोस दिया गया है और बड़े बड़े दावे प्रस्तुत कर दिए गए हैं कि हाँ ये मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण करता था। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में हट के प्रश्न पूछा जाएगा कि अरबों का पहला आक्रमण कहां हुआ था और किस पर किया गया था और कैसे हुआ था। ये जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को जानने से पहले आपको जानना होगा अरबों के प्रारंभिक आक्रमण को। हेडिंग आप लगा सकते हैं यहां पर, अरबों के प्रारंभिक अब अरबों के प्रारंभिक आक्रमण कहां कहां कैसे कैसे होता है? 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि उसके पहले से अरबों ने भारतवर्ष पर आक्रमण शुरू कर दिए। इनके आक्रमण लगातार होते रहे। इनका उद्देश्य था अरब वासियों का इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस समय उमंग साम्राज्य जो था, याद रखना है कौन सा? उमंग साम्राज्य। यह साम्राज्य एक विस्तार करना चाहता था। यहां पर भारत के अतुल धन संपदा को अपने अधीन लूटकर खजाना भरना चाहते थे। या कहें कि उमंग साम्राज्य नहीं कहेंगे, या कहें कि उनमें उमंग थी। चलिए इसको उमंग साम्राज्य नहीं कहेंगे हम यहां पर, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। एक उमंग थी उनमें, एक ये चैप्टर था, परंतु कहीं कहीं इसको उमंग साम्राज्य के नाम से भी बताया गया। अरबों का पहला आक्रमण कहां और कैसे होता है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है इस वक्त। अरबों का पहला आक्रमण, पहली हेडिंग एग्जाम में क्वेश्चंस कि अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ। यह आक्रमण होता है 637 ईस्वी में, और यह अटैक कराता है खलीफा उमर के समय हुआ था। खलीफा उमर के समय, याद रखना है यह अटैक किसके समय होता है? खलीफा उमर के समय होता है। इस आक्रमण का उद्देश्य था धन लूटना।
यह आक्रमण कहां तक किया गया था? ये थाने पर किया गया था। यह आक्रमण किया गया था थाने। थाने जो वर्तमान का महाराष्ट्र वाला पार्ट है, आप भौचक्के रह गए होंगे इसको समझकर। ये पहला आक्रमण होता है, थाने तक ये अपनी सेना को पहुंचाता है, परंतु यह अभियान इसका असफल हो गया। इसके बाद इन्होंने इसी दरमियान इसके बाद थाने वाला असफल हो गया, तो इनका उद्देश्य था कि चलो रास्ते में पड़ने वाला भरूच और देवल पर अटैक कर दें। तो इन्होंने क्या किया, पहला आक्रमण थाने पर, ठीक है, मैं मैप बनाकर समझा दूं आपको तो आसानी होगी समझने में आपको भी। अब थाने वैसे भी सीधी सी बात है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है ये, ठीक है। यहां पर थाने आपका महाराष्ट्र में, ये रहा थाने, ठीक है। थाने पर पहला अटैक कब होता है? 637 में, यानी कि 637 में। ओके, अब रिटर्न होते समय इन्होंने सोचा कि अगर यहां सक्सेस नहीं हुए तो रास्ते में पड़ने वाले भरूच पर आक्रमण कर दें। तो भरूच पर आक्रमण किया। भरूच वर्तमान में कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो भरूच आक्रमण किया और इसके बाद यहां पर भी ये असफल हो गए, तो फिर इन्होंने आखिरी में अटैक किया देवल पर। देवल पर भी अटैक किया। ये तीनों आक्रमण अरबों के प्रारंभिक आक्रमण कहलाते हैं, जिनमें भरूच, थाने फर्स्ट, भरूच सेकंड और देवल तीनों के तीनों असक्सेस हुए, असफल हुए। अब बारी आती है री अटैक की। खलीफा मौवैया अटैक करेगा आप, इसके बाद उसकी मंशा जागती है कि वो भारत पर आक्रमण करे। अगर अरबों का पहला आक्रमण आपने नोट कर लिया हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे खलीफा उमर के बाद एक नए आक्रमण की ओर। मोहम्मद बिन कासिम अभी लेट है थोड़ा आपका, ये नोट कर लिया आपने। चलिए, तो मोहम्मद बिन कासिम वाला कॉन्सेप्ट अब लेट शुरू करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैंने स्लाइड को पीछे कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को अब थोड़ी देर में। चलिए, अब अटैक होगा खलीफा मौवैया का, तो हेडिंग देंगे। अब सेकंड अटैक करने के लिए आएगा, उतारू होगा खलीफा मौवैया। ये करेगा 661 और 680 के दरमियान। इसका कालखंड समय है ये। इस समय ने अरबों ने कहां पर अटैक किया? तो देखिए, अब ये अटैक करते हैं जब इनको पता है कि इनके पहले आक्रमण तो तीनों आक्रमण असफल हुए, तो अब ये नई रणनीति बनाता है और कहां पर आक्रमण करेगा देखिए आप। ये वर्तमान का हमारा भारत है। अब आक्रमण होगा आपके काबुल पे। अब काबुल कहां पड़ता? सीधी सी बात है, अफगानिस्तान वाला पार्ट है। किस पर आक्रमण किया? काबुल पर आक्रमण किया। काबुल पर आक्रमण करने के बाद यह करता है जाबुल पर। जाबुल यहां पर पड़ेगा आपका। काबुल और जाबुल दो पर आक्रमण किए, परंतु यह आक्रमण भी सक्सेस नहीं हुए खलीफा मौवैया का। सेकंड अटैक खलीफा मौवैया का। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि अरबों के पहले आक्रमण में खलीफा, या कहें खलीफा उमर ने सबसे पहले आक्रमण किया था, उसके बाद खलीफा मौवैया ने कहां पर आक्रमण किया? तो काबुल और जाबुल पर किया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 695 में यानी कि 7वीं शताब्दी में 695 ईस्वी में अब एक नए साम्राज्य का उदय होने वाला है। हज्जाज इराक का गवर्नर बनेगा। हज्जाम क्या बनता है? इराक का गवर्नर बनता है। इराक का गवर्नर बना, ठीक है। यही हज्जाज का आदेश होगा और भारत पर आक्रमण होंगे। उसके शासनकाल में अरबों ने काबुल और जाबुल पर आक्रमण किए। अब ये वापस से अटैक कराएगा किस पर? काबुल और जाबुल पर। संयुक्त सेना ने अरबों को बुरी तरह हरा दिया। किसकी संयुक्त सेना ने? काबुल और जाबुल के जो शासक थे उन्होंने हज्जाज
यानी कि जो गवर्नर था उसकी आर्मी को भी पीछे धकेल दिया। फिर एक अटैक होगा आपका 699 में, अब्दुल रहमान के नेतृत्व में अरबों ने फिर अटैक किया 699 में। किसके नेतृत्व में? अब्दुल रहमान के नेतृत्व में अटैक किया जाएगा जाबुल पर। ये किस पर अटैक करेगा? ये जाबुल पर करेगा और उस पर यह अधिकार कर लेता है। परंतु हज्जाज और अब्दुल रहमान के बीच मतभेद हो जाता है और अरबों का काबुल पर अधिकार नहीं हो सका, सिर्फ जाबुल पर ही अटैक करते हैं। तो जाबुल पर जो राजसत्ता काबिज की थी वह अब्दुल रहमान ने की थी। तो इस तरह से आप देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर आक्रमण हुए हैं, जो इतिहास में आपको नहीं बताया गया। और अब बारी आती है मोहम्मद बिन कासिम को समझने की। देवल बंदरगाह वगैरह आप सब जानते हैं, ठीक है, जहाजों को लूटना। अब प्रारंभिक स्थितियां क्या थी? यहाँ पर सबसे बड़ी जो विवाद की स्थितियां बनती थी, सिंध पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण प्रतिशोध की भावनाएं थी। अरब लेखक बिलजारू ने बताया कि लंका के राजा ने अनाथ मुस्लिम लड़कियों को इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेंट स्वरूप भेज दिया था। परंतु सिंध के तट पर देवल बंदरगाह के समय समुद्री डाकुओं ने जहाज को लूट लिया और हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर से मांग की कि भैया तुम उसका मूल्यांकन कीजिए। अब इसी कड़ी में मोहम्मद बिन कासिम आएगा यहाँ पर। अब एक रिक्वेस्ट की जाती है, देवल बंदरगाह के समुद्री डाकू ने जब लूट लिया उसको और वहां के जो शासक थे दाहिर, तो हज्जाज ने सिंध के शासक जो दाहिर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका मूल्यांकन करें और डाकुओं को पनिशमेंट दें। अपनी असमर्थता व्यक्त की दाहिर ने और हज्जाज दाहिर से नाराज हो जाता है और अब होगा प्रारंभिक आक्रमण। प्रारंभिक आक्रमण दाहिर पर कैसे होगा वो देखिए। प्रारंभिक आक्रमण देखिए, प्रारंभिक आक्रमण हज्जाज ने सिंध के आक्रमण के लिए पहली सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी, है ना? तो हज्जाज भी कहते हैं, हज्जाम भी कहते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, है ना, दोनों चीजें इसको। तो सिंध पर आक्रमण के लिए जो पहली सेना भेजी वो किसके नेतृत्व में भेजी थी? उबैदुल्लाह। किसके नेतृत्व में भेजी थी? याद रखना है, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भेजी। सिंध की सेना ने इन्हें पराजित कर दिया। यह पराजय हज्जाज के लिए अपमानजनक थी। उसने दूसरी बार बुदेल की सेनापति को नेतृत्व किया। अब सेकंड बार में एक और को पहुंचाता है। दूसरी बार किसको पहुंचाएगा? ये दूसरी बार पहुंचाता है ये एक और सेनापति को, बुदेल को। बुदेल सेनापति के नेतृत्व में फिर सिंध पर आक्रमण भेजे। यह सिंध पर आक्रमण करवाया। दाहिर ने यहां पर बुदेल को भी परास्त कर दिया। हज्जाज क्रोधित और पागल हो गया। दो पराजय उसके लिए शर्मनाक थी, एक अब्दुल्ला वाली और दूसरी उसके सेनापति बुदेल वाली। और यहां पर डिसाइड होता है कि आप वो किसको पहुंचाएगा। और तीसरी सेना का नेतृत्व उसके भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम आएगा, यानी कि हज्जाज का दामाद आने वाला है। दामाद और भतीजा दोनों रिश्ते हैं इसके। ये तीसरा नेतृत्व था। कौन सा था ये? तीसरा। फर्स्ट नहीं मानेंगे आप, है ना, इसको तीसरा कहेंगे। तीसरे नेतृत्व में आएगा मोहम्मद बिन कासिम। और अब अटैक करेगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अरबों की विजय को। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अरबों के पहले आक्रमण बताए। हज्जाज ने सिंध के दाहिर पर कितने अटैक करवाए? 3 अटैक हुए। पहला प्रारंभिक आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, सेकंड बुदेल, और थर्ड वाला उसका दामाद भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें तो हज्जाज के निर्देश के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि एक विशाल सेना को लेकर आगे बढ़ता है और भारत की ओर चल पड़ा।
अरबों की विजय को हम समझते हैं भारत के मानचित्र पर। आप हेडिंग लगा सकते हैं यहां पर, अरबों की विजय। हज्जाज का निर्देश हुआ, उसकी परमिशन मिली और बड़ी सेना लेकर ये पड़ा। कौन आगे बढ़ता है? मोहम्मद बिन कासिम, उसका दामाद भतीजा। मार्ग में मकरान का सूबेदार मोहम्मद हारून उसकी सेना से मिलता है। तो मकरान का सूबेदार कौन था? मकरान यहां लिखेंगे, इराक वाला पार्ट है मकरान। अब मकरान का सूबेदार कौन था? मकरान का सूबेदार था हारून। महमूद हारून। अब रास्ते में ये आ रहा है ऐसे, तो यहां पर इसका पहला पड़ाव होता है मकरान। तो मकरान, ये हारून जो होता है, मोहम्मद हारून, जहां मकरान का सूबेदार था, ये इसके आर्मी में शिफ्ट हो जाता है। और 711 में कासिम ने सबसे पहले सिंधु नदी के मुहाने पर देवल पर आक्रमण किया। ये सिंधु नदी और यहां पर है देवल आपका। कासिम का देवल पर आक्रमण होता है 711 में, नोट करें। सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित देवल पर 711 में आक्रमण होता है। कासिम का जब आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। सिंध प्रांत का शासक कौन था? दाहिर। दाहिर यहां पर रूल कर रहा था और उसने प्रांतों को, या कहें कि उसके साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए उसने सब कुछ किया। प्रजा दाहिर से असंतुष्ट थी। दाहिर की हार का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, परिणाम यही था कि जो प्रजा थी वो इससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि अलोकप्रिय शासक था ये। राजनीतिक संबंध पड़ोसी राज्यों से इसके अच्छे नहीं थे। और अब क्या होता है कि देवल विजय होगी किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। ये 712 करना है इसको ना, 711 नहीं, 712 कर लीजिए इसको। देवल विजय कैसे होती है मोहम्मद बिन कासिम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप यहां पर हेडिंग लगा सकते हैं देवल विजय। मैं यहां पर लिख देता हूं देवल विजय, ठीक है। और यहां पर हम पॉइंट बनाकर इसको समझ लेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण 712 हो गया है, मैंने 711 करा दिया था, उसको सही करा दिया 712। देवल नगर की सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर था? दाहिर पर था, या कहे कि दाहिर के भतीजे पर था। दाहिर के भतीजा जो था वो अरब सेना का डटकर सामना तो करता है परंतु सक्सेस नहीं होता है वो, और कासिम देवल पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से 712 में कासिम ने देवल पर आक्रमण कर दिया और देवल को अपने अधीन कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की सेना बताते हैं कि 3 दिन तक देवल में नरसंहार और लूटपाट करती रही। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। ये हेडिंग है आपके लिए, 3 दिनों तक कासिम की सेना देवल पर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, नरसंहार, सॉरी, नरसंहार और लूटपाट, ये लिख सकते हैं आप, लूटपाट, है ना। अब पूरा तो मैं नहीं लिखूंगा हेडिंग, बस आपको समझना है, लिखना है, ठीक है। देवल पर जब पहला आक्रमण हुआ तो क्या दाहिर वहां का राजा था? दाहिर का भतीजा था वहां पर, ठीक है। बस इतना याद रखना है, कौन था? दाहिर का भतीजा वहां पर रूल कर रहा था इस समय। और अब वो 3 दिनों तक यहां पर लूटपाट मचाते हैं।
चचनामा में ये बताया गया है, चचनामा में बताया गया कि काफिरों या मुसलमानों को बना लिया गया। जो यहाँ के लोग थे हिंदू वंशीय, उनको चचनामा में ये बताया गया है, चचनामा में लिखा गया है कि जो हिंदू थे उनको मुसलमान बना लिया। अधिकांश जनता जो उस समय यहाँ पर थी, वैसे वो दूसरे धर्मों को मानने वाली थी, और बहुत को 2 गज में भेज दिया गया। मंदिर और मठों को यहाँ पर तोड़ दिया गया, मस्जिदों का निर्माण किया गया। ये चचनामा में लिखा गया है। तो इस तरह से देवल पर अटैक होता है। आप सेकंड बात आती है आपकी नीरून और सहवान की विजय। ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है आपका नीरून और सहवान की विजय। अब इसमें क्या था, देखिए कासिम नीरून की ओर बढ़ता है। जब देवल पर अटैक करता है उसके बाद ये नीरून को अपने अधीन लेता है। कासिम किस पर अटैक करता है? नीरून पर। और यहाँ की जनता जो थी वो अधिकांश क्या थी? धर्म यानी कि बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्मावलंबी थी। तो याद रखना है कि नीरून जो था वो बौद्ध धर्म का केंद्र था। नीरून बौद्ध धर्म का केंद्र था, और यहां जो भी जनता थी वो क्या थी? बौद्ध धर्म को ज्यादा मानती थी। तो नीरून की जनता क्या थी? नीरून की जनता तो सबसे बड़ा केंद्र था। जो सिंध के शासक दाहिर के अधीन ये क्षेत्र हुआ करता था और उससे ये असंतुष्ट थे। यहाँ बौद्ध धर्म के नागरिकों को बिना किसी विरोध और उसकी अधीनता यहाँ पर स्वीकार करनी पड़ती है। यहाँ पर भी मुसलमानों ने सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इस्लाम धर्म उनसे स्वीकार किया गया। तो दूसरा अटैक होता है नीरून पे, इसी समय 712 में। नीरून याद रखना बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के समय कौन से बौद्ध धर्म पर अटैक किया गया था, या कहें कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था, तो वो था नीरून। इसके बाद कासिम सहवान की ओर आगे बढ़ता है। सहवान मुसलमानों के, या कहें कि सहवान में भी मुसलमानों ने बड़ा नरसंहार किया। इसके बाद कासिमों का जाट से संघर्ष होता है। तो यहां पर जाट इससे भिड़ते हैं सहवान में। तो लिखिए सहवान में जाटों से संघर्ष। इसके बाद आप देखें जाटों ने अपनी राजधानी सिसम की रक्षा के लिए, जाटों की राजधानी क्या थी? सिसम थी। याद रखना है कासिम के आक्रमण के समय जाटों की राजधानी क्या थी? सिसम। सिसम राजधानी थी, ये जरूर याद रखना है। और इस पर भी 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर लेता है, या कहें कि इसको भी अपने अधीन ले लेता है। तो इस तरह से जाटों के साथ भी संघर्ष होता है मोहम्मद बिन कासिम का। अगला पार्ट आता है रावण और ब्राह्मणवाद की विजय। ब्राह्मण अब रावण सीधी सी बात है पाकिस्तान वाला पार्ट है, ठीक है, रावलपिंडी वर्तमान का। ब्राह्मणवाद एक क्षेत्र था। कासिम ने देवल पर अटैक किया, नीरून पर, सहवान पर अटैक किया। उसके बाद क्या करता है? आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है ये कासिम, तो दाहिर जो था, दाहिर अभी भी संघर्ष कर रहा, मारा नहीं गया है ना। तो दाहिर क्या करता है कि सिंधु का पश्चिमी तट खाली कर देता है और उसका सुरक्षा का दायित्व उसके भतीजे या के चचेरे भाई को सौंप देता है। 20 जून 712 को, 20 जून
712। रावर का मैदान, रावर का मैदान पाकिस्तान वाला पार्ट है इस समय। अरब सेना और दाहिर की सेना में भीषण युद्ध होता है। भारतीय वीरतापूर्वक लड़ते हैं, रण क्षेत्र में हाथी घायल हो जाता है। दाहिर को घोड़े पर बैठकर लड़ना पड़ा और इससे यह मैसेज गया कि भारतीयों ने समझ लिया कि रण क्षेत्र में उसका राजा वीर गति को प्राप्त हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि दाहिर यहां पर पराजित होता है और दाहिर को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। रावर पर अरब सेना का आधिपत्य हो गया। इसके बाद अरब ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया और दाहिर के पुत्र जयसियक, यानी कि यहाँ पर ब्राह्मणवाद जो था वहाँ का राजा था दाहिर का पुत्र जयसिंह। तो जयसिंह यहाँ का राजा था। कहाँ का? रावर का मैदान दाहिर, और दाहिर का लड़का जयसिंह ब्राह्मणवाद का राजा था, है ना, याद रखना जयसिंह, बस इतना याद रख लेना। तो जयसिंह भी यहां पर मारा जाता है और उसका जो विश्वसनीय सेनापति था उसके साथ विश्वासघात करता है। निराश होकर जयसिंह मारा नहीं जाता, जयसिंह यहाँ शायद भग जाता है। हाँ, जयसिंह यहाँ से चित्तूर चला जाता है और ब्राह्मणवाद पर भी कासिम का आक्रमण हो गया, या कहें कि कासिम ने उसको भी अपने अधीन ले लिया। 20,000 सैनिक यहाँ पर मारे गए। तीन चीजें आपको बताई, अगर समझे एग्जाम में क्वेश्चन हो तो। अरबों की विजय, मकरान, मकरान का सूबेदार मोहम्मद बिन हारून, 712 देवल पर आक्रमण, किसका भतीजा? दाहिर का भतीजा खाली कर देगा। 3 दिनों तक नरसंहार और लूटपाट। सिंध का शासक दाहिर था जिसका चचनामा में उल्लेख। आगे देखो, फिर निरून पर आक्रमण और सेवान पर। निरून बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। सेवान की विजय, यानी कि सेवान पर किसका आधिपत्य था? जाटों का। जाटों की राजधानी क्या थी? सीसम थी, याद रखना है, क्या थी? सीसम थी। तो सीसम पर भी आधिपत्य हो गया। फिर आप पढ़ रहे थे यहाँ पर रावर वाला पार्ट, रावर और ब्राह्मणवाद। तो रावर किसके अधीन था? यानी कि दाहिर एक बड़ा राजा था, तो दाहिर यहाँ पे रूल कर रहा था। दाहिर रावर के मैदान में लड़ता है परंतु वीर गति को प्राप्त होता है, और ब्राह्मणवाद जो था वह दाहिर के पुत्र जयसिंह के अधीन था, यानी कि जयसिंह यहाँ का राजा था। जब ब्राह्मणवाद पर कासिम ने आक्रमण किया तो जयसिंह ने उसको खाली कर दिया और वो कहाँ चले गया? चित्तूर चले गया। कहाँ चले जाता? चित्तूर चले गया। इस युद्ध में 20,000 सैनिक मारे जाते हैं। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूरज देवी और परमल देवी कासिम के हाथ लगी। सूरज देवी और परमल देवी, ये राजा दाहिर की दोनों लड़कियां थी जो कासिम के हाथ लगती हैं, और कासिम उन्हें उपहार स्वरूप किसको भेंट कर देता? खलीफा को। अब एक चीज यहां पर यह भी बताया जाता है कि जब खलीफा को ये दोनों भेंट की गई है ना, तो सूरज देवी और परमल देवी ये कहती है कि उनकी जो पवित्रता है वो पहले ही कासिम नष्ट कर चुका है। तो फिर यहाँ पर आदेश होगा खलीफा का, और खलीफा ये आदेश देगा कि बैल की खाल में कासिम की लाश को पहुंचाया जाए इराक। तो देखते जाइए, आगे मजा आएगा आपको पढ़ने में। खैर, सूरज देवी और परमल देवी का यह अपमान एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में था वो नहीं सहन कर पा रहा था। मैं बात कर रहा हूं बप्पा रावल की। जी हाँ, बप्पा रावल लेंगे बदला इस मोहम्मद बिन कासिम से और इसको उतारेंगे मौत के घाट, जो इतिहास के पन्नों में आपने नहीं पढ़ा। जी हाँ, मेरा अनुसंधान है, मेरा रिसर्च है। इस रिसर्च में मैं आपको यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपने कई बार तो पढ़ा होगा बप्पा रावल के बारे में, आप ये नहीं जानते कि बप्पा रावल ने कासिम को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया। चलिए, तो ये अगला चैप्टर आपका, बट इतना याद रखिए, आप अलौर और मुल्तान पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का। अलौर और मुल्तान पर आक्रमण।
ब्राह्मणवाद पर अधिकार करने के बाद कासिम सिंधु की राजधानी अलौर की ओर बढ़ा। याद रखना है, सिंध की राजधानी क्या थी? अलौर। अलौर। यहाँ पर दाहिर का एक पुत्र और था जो अरबों का आक्रमण करता है, परंतु वो भी पराजित हो जाता है, भाग जाता है। यहाँ पर अलौर और मुल्तान पर भी दाहिर या कहें कि कासिम का कब्जा हो जाता है और इस तरह कासिम यहाँ पर अपने अधीन ले लेता है। तो अलौर और मुल्तान दोनों कासिम के अधीन हो गए। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम री अटैक करते रहता है यहाँ पर, ठीक है। और आपने देखा कि किस तरह से आक्रमण होते हैं उसके। कन्नौज पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु बीच में खलीफा का एक मैसेज आता है। खलीफा ये मैसेज डालता है कि उसको सेनापति के पद से हटा देता, जब सूरत देवी और परमल देवी ये बता देती है कि उनकी पवित्रता ये पहले ही नष्ट कर चुका है। और ये आदेश होता है कि बैल की खाल में उसको सिलकर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो बैल की खाल में सिलकर उसके पास इसको भेज दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया था। और एक और इतिहास ये बताता है कि मोहम्मद बिन कासिम को मौत के घाट उतार दिया था बप्पा रावल ने। खैर, आप तो इतना याद रखें कि इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आप देखें कि चचनामा में यही लिखा गया, और चचनामा को वेरीफाइड माना जाता है, तो इसमें अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चचनामा को याद रख लीजिए आप लोग। अब विजय के बाद क्या क्या परिणाम हुए, विजय हुई, विजय के बाद क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ पर, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन सभी विजय से भारत से क्या क्या प्राप्त करके ये लोग लेकर गए। इस विजय के बाद मुसलमानों ने सिंध में नगर बसाए। सिंध में नगरों का निर्माण किसने किया? मुसलमानों ने किया। और हिंदू स्त्रियों से विवाह, पहला कारण। इस्लाम का खूब प्रचार प्रसार किया इन्होंने। अरब वासियों ने भारतीय वासियों से दशमलव प्रणाली को अपनाया। भारतीयों की दशमलव प्रणाली को अपनाया, बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। बगदाद के खलीफाओं ने, ये हाईलाइट पॉइंट है आपके, बगदाद के खलीफाओं ने अनेक भारतीय विद्वानों और चिकित्सकों को बगदाद बुलाया। कहां बुलाया? बगदाद बुलाया। किनको बुलाया? भारतीय विद्वानों को और चिकित्सकों को। उन्हें सम्मानित किया। खलीफा मंसूर ने 753 व 774 इसका समय काल है ये, तक खलीफा हरूर तथा इसके बाद आएगा खलीफा हरू रशीद 786 से 809 तक भारत के अनेक ज्योतिषी, वैद्य, गणितज्ञ को बगदाद पहुंचे। इनके समय पर आप देखें कि बगदाद में भारतीयों से सारी चीज़ें सीखी जा रही हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। बगदाद के खलीफाओं ने उनके ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाया। ये सभी शासक थे वहाँ पर। मंसूर याद रखना है, हारून रशीद को भी याद रखना। इसी समय शतरंज का खेल, इसी समय
शतरंज का खेल। अरे क्या हो जाता है ये, कोई नहीं, चलता थोड़ा बहुत। इसी समय शतरंज का खेल भारत से बगदाद पहुंचा। कहां से पहुंचा? भारत से बगदाद, ये याद रखना है। इन्होंने क्या किया कि हिंदू शासक जो थे उनके व्यवहारिक ज्ञान का बड़ा लाभ उठाया। अलबरूनी ने अरब ज्ञान पर भारतीय प्रभाव का उल्लेख किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो किस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर दाहिर अटैक करता है, दाहिर को लेकर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। अब अरबों का पतन पढ़ लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर आपका दाहिर वाला खत्म हो जाएगा। अरब शक्ति का पतन, अब इसका पतन कैसे हुआ वो जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। राइटिंग पे नहीं जाना है, स्पीड में ऐसे ही लिखा जाता है। 7वीं और 8वीं शताब्दी आते आते हैं अरबों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना तो की थी। सिंध पर नियंत्रण भी पा लेने के बाद अरबों के विस्तार की जोरदार नीति आरंभ की। खलीफा हसीम जो था उसके अधीन सिंध के राज्यपाल जुनैद ने उसके सक्रिय रूप से भाग लिया। तो खलीफा हसीम के समय यानी कि इसके बाद इनका पतन कैसे होता है? खलीफा हसीम, इसका समय काल था खलीफा हसीम का 724 से 743, और इसके अधीन कौन था यहाँ पर? इसके अधीन था यहाँ पर सिंध का राज्यपाल, यहाँ पर सिंध का नया राज्यपाल गवर्नर, सिंध का गवर्नर था, वो था जुनैद। कौन था? जुनैद। जुनैद ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, उसकी अधीनता को स्वीकार करता है, बहुत से क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त कर ली। और 884 आते आते 884 में सिंध पर अरब शासक इब्राहिम बिन मूसा ने भारत विजय का प्रयत्न किया। अरब शासक इब्राहिम बिन मूसा है ना, बस इतना याद रखना। ये क्या करता है कि भारत विजय का प्रयत्न करता है। इसने दक्षिण पूर्व कच्छ पर आक्रमण किया। कच्छ कहाँ? सीधी सी बात है, गुजरात वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कच्छ कहलाता है आपका। अब बार बार मैप बनाओ तो ठीक है, चल ये वाला कच्छ वाला पार्ट है, इसको कहेंगे आप कच्छ। ये है कच्छ, ठीक है। कच्छ पर आक्रमण किया, परंतु कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक, कहां के? कन्नौज के। यहां पर कौन से राजा थे? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने उसे यहां पर परास्त कर दिया। याद रखना है, मिहिर भोज ने उसको यहां पर परास्त कर दिया और सदा के लिए अरबों की सेना को तहस नहस कर दिया। इस तरह से अरबों का पतन होता है और अरबों का पतन करने का श्रेय जाता है गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को। और इस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब इनका कुछ नहीं बचता है और इनका साम्राज्य यहाँ पर खत्म होता है। और इसके बाद चैप्टर होगा शुरू तुर्कों के आक्रमण, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ भी आपके डाउट हो वो जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। हर एक पॉइंट को हाईलाइट पॉइंट आपको समझाया है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको बताया है। आपको मोहम्मद बिन कासिम की इतनी गहरी डिटेल्स पहली बार पढ़ने को मिली है। मैं चाहूँगा कि हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे आप लोग। हम ऐसे ही लिख के पढ़ेंगे, राइटिंग पे आपको नहीं जाना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर सारी चीज़ें आप जब लिखेंगे तो आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।